गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करंट अफेयर्स की क्लास है। आज है 11 अक्टूबर। तो कल तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज आज क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। आज 11 तारीख को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बालिकाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ये इसका उद्देश्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1995 में बीजिंग में आयोजित विश्व महिला सम्मेलन में सभी देशों ने सर्वसम्मति से बीजिंग घोषणा पत्र और कार्यप्रणाली को अपनाया। लेकिन 1995 से ये नहीं मनाया जाता। ये कब से मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 दिसंबर 2011 से, क्योंकि 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था। और उस प्रस्ताव को पारित करने के बाद 11 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस लिए? सशक्तिकरण के लिए। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए ये दिन मनाया जाता है, जिससे कि क्या हो सके कि उनकी बालिकाओं के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा हो सके और सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता पैदा हो सके। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में स्वदेशी है और नाम क्या है? सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है। और इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूछा क्या जा रहा है कि भारतीय सेना ने जो अभी स्वदेशी भारत में निर्मित क्या सक्षम नाम का एक एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है, उसका मेन पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? तो क्या है? दुश्मन के ड्रोन हमलों का पता लगाना और उसको निष्क्रिय करना, डिस्ट्रॉय कर देना उसको। तो ये किसका है? सक्षम का उद्देश्य है। दुश्मन के ड्रोन के हमलों का पता लगाना और उन्हें निष्क्रिय कर देना, उनको डिस्ट्रॉय कर देना। तो भारतीय सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए सक्षम सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर नीटिंग सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म है सक्षम, एक स्वदेशी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड लॉन्च किया है। और ये सिस्टम दुश्मन के ड्रोन का वास्तविक समय में पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और उनकी पहचानने और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। और सक्षम क्या है? एकीकृत युद्ध क्षेत्र प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है और भारत के आत्मनिर्भर अभियान में के अनुरूप है। तो ये भारत में निर्मित है, इसलिए भारत के लिए ये आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ते हुए और ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है कि भारत के द्वारा ही ये निर्मित है। तो नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? सक्षम। फुल फॉर्म क्या है? सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर किनेटिंग सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के ने किन क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? पूछा क्या जा रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या हुआ है कि प्रमुख रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो वो किन क्षेत्रों से संबंधित है? तो रक्षा से संबंधित है, रक्षा सहयोग और सैन्य लॉजिस्टिक्स से संबंधित है। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। तो अक्टूबर 2025 में अभी हाल ही में क्या हुआ है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैनबरा की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये समझौता क्या करेगा? दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। और ये एक स्वतंत्र, खुला, लचीला इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाए रखने की साझा प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए के उद्देश्य से है। और ये विकास भारत ऑस्ट्रेलिया समग्र रणनीतिक साझेदारी में एक नए चरण का प्रतीक है, जिसमें रक्षा, निर्माण, साइबर सुरक्षा, समुद्री सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? ये रक्षा समझौता राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री, क्या नाम है, रिचर्ड माल्स की उपस्थिति में कैनबरा में विस्तृत वार्ताओं के बाद किए गए हैं, मतलब बातचीत के बाद किए गए हैं। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के पूरे क्षेत्र की समीक्षा की और मौजूदा क्षेत्रों में प्रगति का मूल्यांकन किया और नए अवसरों को चिन्हित किया। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय डाक दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 9 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को ये मनाया गया था। तो हर साल 9 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि भारतीय डाक विभाग के संचार, सार्वजनिक सेवा वितरण और ग्रामीण सशक्तिकरण में उल्लेखनीय योगदान को सम्मानित किया जा सके। इसी उद्देश्य से क्या मनाया जाता है? हर साल 9 अक्टूबर को
डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय उत्सव डाक सप्ताह 9 से 15 अक्टूबर का हिस्सा है। 9 से 15 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, जो ई कॉमर्स, डिजिटल वित्त और समावेशी शासन के युग में डाक विभाग की प्रासंगिकता को दर्शाता है। और यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए इंडियन पोस्ट का विकास भारत के प्रशासनिक इतिहास, सामाजिक आर्थिक विकास और डिजिटल शासन परिवर्तन की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को मनाया गया। और किसका हिस्सा है? 9 से 15 में जो डाक सप्ताह मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय डाक सप्ताह, उसका ये हिस्सा है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत की डाक की जो विरासत है और राष्ट्रीय संचार, लॉजिस्टिक और वित्तीय समावेशन के बदलने में भूमिका, वित्तीय समावेशन में बदलते भूमिका का उत्सव मनाना है। स्थापना कब हुई थी? 1982 में भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। इसका मंत्रालय कौन सा है? संचार मंत्रालय भारत सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 9 अक्टूबर 2025 को जारी अपने संयुक्त बयान में, मतलब दोनों ने ही ये बयान जारी किया है। क्या बयान जारी किया है? कि सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। पूछा ये जा रहा है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम ने किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए अभी संयुक्त बयान जारी किया है। दोनों ने एक ही बात बोली है। तो कौन सा क्षेत्र है? ये है रक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और व्यापार। इन क्षेत्रों में क्या किया है कि अब सहयोग बढ़ाने की बात की है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो पहली बार भारत विजिट किया उन्होंने। और कब, क्यों विजिट किया? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी विजिट किया था, तो उसके लिए जैसे वो वहां गए हैं ऐसे वो यहाँ पर विजिट करने के लिए आए। उनका नाम क्या है? सर कीर स्टारमर। क्या नाम है? सर कीर स्टारमर। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 9 अक्टूबर 2025 को दोनों ही पक्षों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण व्यापक संयुक्त बयान जारी ये किया है ये कि इनमें सहयोग बढ़ाया जाएगा। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर का भारत का पहला आधिकारिक दौरा था। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2025 में यूके दौरे का प्रतिपूरक था, मतलब वो वहां गए थे, अब ये यहाँ पर आए हैं। और जब ऐतिहासिक भारत यूके समग्र आर्थिक विकास, आर्थिक एवं व्यापार समझौते, क्या सेटा, कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट और विजन 2035 रोड मैप पर हस्ताक्षर भी हुए थे। तो इन दोनों ने किसमें सहयोग बढ़ाने की बात की है? रक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और व्यापार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भारत और विश्व में हर साल कब मनाया जाता है? तो ये अंतरराष्ट्रीय है, तो कब मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो भारत में भी मनाया जाता है और विश्व में भी मनाया जाता है। तो कब मनाया गया? ये यस्टरडे मनाया गया 10 अक्टूबर को। क्या है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व है यानी कि अंतरराष्ट्रीय है। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो कब? यस्टरडे 10 अक्टूबर को ये मनाया गया। और हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, मानसिक बीमारियों पर कलंक को कम करना और ऐसे समर्थन तंत्र को प्रोत्साहित करना जो मानसिक कल्याण को बढ़ावा दे सके। एक्चुअली क्या है कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि मानसिक जैसी कोई बीमारी ही नहीं होती है, तो उसको क्या करना कि अगर कोई ऐसा बीमार है तो उसको ऐसे कलंकित महसूस ना कराना, उसको आगे जागरूकता बढ़ाना उस बीमारी के बारे में। तो इसके लिए ये मनाया जाता है। इस साल का थीम क्या था 2025 का? तो सर्विसेज तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य पर कोई भी ध्यान ज्यादा नहीं देता था, तो उसको जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है, जिससे कि मानसिक जो स्वास्थ्य होता है उस पर भी सेम उतना ही जितना फिजिकल स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। और इस वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वैश्विक समुदायों, सरकारों और स्वास्थ्य प्रणालियों से आग्रह करता है कि वे युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय आपात स्थितियों के दौरान मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, जब मानसिक समर्थन सबसे अधिक आवश्यक होता है लेकिन अक्सर सबसे कम उपलब्ध होता है। वही बात कि मानसिक बीमारी को बीमारी ही नहीं माना जाता है, तो उसको बीमारी माने और उतना ही साथ दें जितना नॉर्मल बीमारी में दिया जाता है। तो जब मानसिक समर्थन सबसे ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन अक्सर होता क्या है कि वो समर्थन मिलता नहीं है, तो उसी को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए और उनके बारे में कोई कलंकित महसूस ना करे, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज हैं कुछ अक्टूबर के, देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। क्या? वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस, ये भी 1 तारीख को मनाया जाता है, कॉफी की संस्कृति और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। विश्व शाकाहारी दिवस, ये भी 1 को मनाया जाता है, शाकाहारी आहार के लाभों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। 2 अक्टूबर को 2 जयंती होती है, गांधी जी की जयंती होती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती होती है और अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है गांधी जी की जयंती को।
3 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को अभी विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है और पशुओं के अधिकारों और कल्याण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 5 को क्या मनाया गया? 5 को विश्व शिक्षक दिवस होता है, शिक्षकों के योगदान और उनके महत्व को सम्मानित करने के लिए। 8 अक्टूबर को क्या मनाया गया? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस, भारतीय वायुसेना की स्थापना और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए। 9 को अभी आपको बताया विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और आज क्या है? आज है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इस तरीके से एक-एक करके या फिर 10 दिन के याद करते रहेंगे, जिससे कि आने वाले एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है मिलान करने के लिए या फिर स्टेटमेंट वाइज तो उसे आसानी से कर सकें। अभी क्या पूछा जा रहा है? एक अभिनेता की डेथ हो गई है, पंजाबी अभिनेता थे, उसके बारे में पूछा जा रहा है। वो बॉडी बिल्डर भी थे और 41 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तो वो कहाँ के थे? अमृतसर पंजाब के थे। कब उनका निधन हो गया? किस रीजन से हो गया? हार्ट अटैक की वजह से हो गया। तो वहाँ यहाँ पर क्या वो मिस्टर एशिया भी रहे थे। उनकी जो हाइट थी वो 6 फीट 2 इंच थी और उन्होंने जो काम किया है कुछ फिल्मों में वो है टाइगर 3 में काम किया है सलमान खान के साथ, रॉर, टाइगर्स ऑफ सुंदरवंश में काम किया है 2014 में, मरजावा में 2019 में। ये इनकी इंपॉर्टेंट फिल्में हैं जिनमें उन्होंने काम किया है। तो ये निधन से क्वेश्चन था कि किसका निधन हो गया, तो क्या नाम है इनका? बरिंदर सिंह घुमान, इनका निधन हो गया। किस वजह से? हार्ट अटैक की वजह से। कहाँ के थे ये? अमृतसर पंजाब के थे और ये भारतीय सिनेमा में भी थे और साथ में बॉडी बिल्डर भी थे। मिस्टर एशिया रहे हैं, दूसरा स्थान प्राप्त किया था इन्होंने। और इनके कबड्डी वंस अगेन ये जो मूवी थी इसमें पंजाबी स्पोर्ट्स ड्रामा था ये, इसमें उन्होंने क्षेत्रीय पहचान दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19,650 करोड़ रुपए की लागत से बने हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? और ये हवाई अड्डा किस राज्य में? तो किस राज्य में है ये है महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। मतलब क्या है कि बनना शुरू हुआ है तो उसका उद्घाटन हुआ है। कितने करोड़ की लागत से? 19,650 करोड़ रुपए का प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में विमानन और शहरी गतिशीलता को बदलने वाला है। और ये लगभग कब तक? 2025 तक व्यवसायिक संचालन इसका शुरू हो सकता है और जिससे मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो जैसे विश्व के कुछ शहरों में शामिल होगा जिनके पास एक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई वन ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के बारे में कौन सा कथन सही है? एक ऐप लॉन्च किया है मोदी जी ने, तो वो ऐप के बारे में पूछा जा रहा है वो किससे रिलेटेड है? तो वो भारत का पहला, ये ध्यान रखिएगा, पहला एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप है जो 11 सार्वजनिक परिवहन, जो परिवहन सेवाएं होती हैं उनकी 11 सेवाओं का एक ही जगह से टिकटिंग वगैरह किया जा सकता है। तो ये पहला एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप है जो 11 सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को एकीकृत करता है। एक ही जगह 11 सर्विसेज मिल जाएंगी। कौन सी? परिवहन सर्विसेज। तो नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई वन, नाम क्या है इसका? मुंबई वन लॉन्च किया। एक क्यूआर आधारित डिजिटल टिकटिंग ऐप है जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 11 सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को एकीकृत करता है और इसे भारत का पहला कॉमन मोबिलिटी ऐप बताया गया है। और ये पहल राष्ट्रीय दृष्टि से वन नेशन वन मोबिलिटी के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य क्या है कि सार्वजनिक परिवहन को सरल बनाना और प्रत्येक यातायात माध्यम के लिए अलग टिकट की आवश्यकता को खत्म करना है। अब एक ही जगह आपको टिकट मिल जाएगा, चाहे आपको मेट्रो का लेना हो, बस का लेना हो, या फिर वहां पर जितनी भी सर्विसेज हैं मुंबई में, तो वहां पर इसी ऐप के माध्यम से सर्विसेज मिल जाएंगी। क्या है? मुंबई वन ऐप का नाम है, एक एकीकृत मोबाइल ऐप है। ये सुविधाएं देगा, क्या देगा? चाहे मेट्रो हो, मोनो रेल हो, बस हो, उपनगरीय रेल हो, सब एक जगह ही टिकट इसका मिल जाएगा। और वास्तविक समय में मार्ग जानकारी भी मिलेगी, बहुमोड यात्रा होगी, क्यूआर आधारित कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस भुगतान किया जा सकता है। इमरजेंसी सहायता में शेयर माई लोकेशन भी ऑप्शन है वहां पर, और सिटी गाइड जैसी सुविधाओं तक भी पहुंच है। 3 भाषाओं में है ये, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी, 3 भाषाओं में मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? तो अभी तक 5 नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, सिर्फ 6 की बाकी है इकोनॉमिक्स की, उसकी अभी तक घोषणा नहीं हुई है, वो 13 तारीख को होनी है, 13 अक्टूबर को, लेकिन बाकी की हो चुकी है। तो इससे पहले जो देख लिए थे वो भी एक बार देखेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो ये कितनी कैटेगरी में दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं 6 कैटेगरी में। किसमें किसमें? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और मेडिसिन में, पीस में, इकोनॉमिक्स में, और इसके अलावा लिटरेचर में। तो ये मिल गया है, ये मिल गया है, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया।
सिर्फ ये रह गया इकोनॉमिक्स वाला, कब डिस्ट्रीब्यूट किया, कब अनाउंस किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट अभी नहीं किया जाएगा, अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हो रही है। तो ये कब होगा, 13 अक्टूबर को अनाउंस किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर साहित्य का किसको मिला है, लास्लो क्रासज़नाहोरकाई को मिला है। ये अवार्ड इनको मिला है, किसके लिए, नोबेल प्राइज, हंगरी के ये लेखक हैं, लास्लो क्रासज़नाहोरकाई को दिया गया है। लास्लो, ये पुरस्कार उनके मनमोहक और दूरदर्शी कामों के लिए दिया गया है। पिछले साल का जो 2024 का मिला था, वो किसको मिला था, वो मिला था हांगकांग, जो एक लेखिका थी दक्षिण कोरिया की, उनको ये मिला था। और ये कहाँ के हैं, ये हैं हंगरी के। इनको 2025 का मिला है। 2024 का किसको मिला था, हांगकांग को मिला था, ये दक्षिण कोरिया की। और ये कहाँ के हैं, ये हंगरी के हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 1954 में हुआ था, हंगरी के ग्यूला शहर में हुआ था। और उन्हें उनके 1985 के उपन्यास का नाम ध्यान रखिएगा, जिससे उनको पहला उपन्यास था जिससे उनको पहचान मिली, संतांतगो से उन्हें पहचान मिली, और अपनी लेखन शैली और सामाजिक अशांति को चित्रित करने के लिए जाने जाते हैं। कब जन्म हुआ था, 1954 में हुआ था, ग्यूला हंगरी में हुआ था। पहला उपन्यास संतांतगो 1985 में, और इसी के प्रकाशन के बाद उन्हें साहित्य जगत में काफी पहचान मिली थी। और उनके जो कार्य हैं वो हैं हस्त्र 07769, ये उन सामाजिक अशांति का सटीक चित्रण इसमें किया गया है, और विशिष्ट लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं, जिसने हंगरी के साहित्यिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाला है। तो साहित्य का पुरस्कार किसको मिला है, लास्लो को मिला है। अब बाकी के पुरस्कारों के बारे में भी देख लेते हैं, कितनी श्रेणी में दिए जाते हैं, कितनी कैटेगरी में, 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। तो अभी सबसे पहले क्या है, मेडिसिन का। तो मेडिसिन का सबसे पहले अनाउंस किया गया था, किसको किसको मिला है, मैरी ई ब्रंको, फ्रेड राम्सडेल और शिमोन शाकागुची। इन तीनों को किसके लिए मिला है, मेडिसिन के लिए मिला है। इन्होंने क्या किया है मेडिसिन में, तो इन्होंने क्या है, रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज की है, जो इम्यून सिस्टम को अपने ही शरीर पर हमला करने से रोकती है। तो इम्यून सिस्टम पर स्टडी करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फिजिक्स का किसको मिला है, फिजिक्स का मिला है जॉन क्लार्क को, मिशेल एच डेबोरेट को और जॉन एम मॉरिशंस को। तो ये जो पुरस्कार मिला हुआ है, ये भी 3 लोगों को मिला है, ये भी 3 को मिला है। इनको किसके लिए मिला है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैक्रोस्कोपिंग, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए मिला है। किसका, फिजिक्स का। नेक्स्ट क्या है, रसायन का, ये भी 3 को मिला है। कौन कौन है, सुसुमु कितागवा और रिचार्ड ड्रॉपसन और ओमर एम ग्यागी, इन 3 को मिला है। किसका, रसायन का। किसके लिए, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए इनको दिया गया है। साहित्य का अभी देखा, लास्लो क्रासज़नाहोरकाई को मिला है, इनकी दूरदर्शी साहित्यिक रचनाओं के लिए। शांति का कल ही हुआ है ये डिक्लेयर, शांति वाला कल ही अनाउंस किया गया है, मारिया कोरिना मचाडो को मिला है, मकाडो या मचाडो। और इन्हें किसके लिए मिला है, लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए। ये वेनेजुएला की हैं, और इन्होंने क्या किया है कि लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए और वहां पर जो डिक्टेटरशिप है उसको खत्म करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं, जिसकी वजह से उनको ये पुरस्कार मिला है। कौन सा, शांति का। बट डोनाल्ड ट्रंप को क्या लग रहा था कि ये पुरस्कार उनको मिलना चाहिए। उनका ऐसा मानना है डोनाल्ड ट्रंप का कि उन्होंने बहुत से युद्ध को विराम लगाया है, मतलब युद्ध खत्म किए हैं, तो वो इसके हकदार हैं, उनको ये मिलना चाहिए। बट वो डिजर्व करते हैं नहीं करते हैं, ये किसने किया, ये नोबेल जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन्होंने किसको सिलेक्ट किया, मारिया कोरिना मकाडो को उन्होंने सिलेक्ट किया। और उनको, ये वेनेजुएला की हैं, लोकतंत्र पर काम करने के लिए, मतलब लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है, किसका, शांति का। और अर्थशास्त्र का अभी तक घोषित नहीं हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये वेनेजुएला की हैं, इनको क्या मिला है, इनको पीस प्राइज मिला है, नोबेल पीस प्राइज। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, नोबेल पीस प्राइज, जो नोबेल प्राइज हैं, टोटल नोबेल प्राइज, उनकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1895 में, और पहली बार जो दिया गया था वो दिया गया था 1901 में, पहली बार 1901 में दिया गया। और 1901 में जब दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू हुए, तो केवल कितने थे, 5 कैटेगरी थे। और छठी कैटेगरी जो इकोनॉमिक्स वाला है, ये 1968 में ऐड किया गया है। कब ऐड किया गया है, 1968 में, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट हो रही है, तो अनाउंसमेंट हो गई, 6 की अनाउंसमेंट हो जाएगी, 13 तारीख तक ये कंप्लीट हो जाएंगे। अनाउंस के बाद जब ये दिए जाएंगे, तो देने के लिए बाकी सारे जितने भी पुरस्कार हैं वो कहाँ दिए जाते हैं, स्वीडन में दिए जाते हैं, स्टॉकहोम में। लेकिन बाकी के जो सिर्फ ये पीस वाला प्राइस रहेगा, ये नॉर्वे में दिया जाता है, ये नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो, वहां दिया जाता है। बाकी स्टॉकहोम में या स्वीडन में दिए जाते हैं, स्टॉकहोम में, स्वीडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोवा में पर्पल फेयर, मतलब गोवा में एक पर्पल फेयर हुआ है 2025, इसका उद्घाटन किसने किया।
तो किसने किया? गोवा के ही मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी के तीसरे संस्करण, ये ध्यान रखिएगा तीसरी बार हुआ है, तो इसके संस्करण का उद्घाटन किया और एक समावेशी और सुलभ समाज के प्रति गोवा की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। और उन्होंने ये भी कहा कि ये महोत्सव दिव्यांग जनों की प्रतिभा और क्षमता को प्रदर्शित करते हुए सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पर्पल फेस्ट किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? दिव्यांग जनों की प्रतिभा और क्षमता को प्रदर्शित करते हुए सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया है और समावेशी सोच पर जोर देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने क्या कहा कि दिव्यांगजन अब केवल लाभार्थी नहीं माने जाते हैं, वो पेशेवर उद्यमी, समाज में सक्रिय योगदानकर्ता भी हैं। कहने का मीन्स ये है कि जो पर्पल फेस्टिवल है वो विकलांगताओं की क्या प्रतिभा और क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है, जिससे कि वो केवल लेने वाले ही नहीं बने, जबकि वो एक सशक्त हो सके और खुद अपना व्यापार कर सके, पेशेवर बन सके, समाज में सक्रिय उनका योगदान है, इस रूप में उन्हें जाना जाए, उन्हें पहचाना जाए। पर्पल फेयर 2025 में ये भी कहा गया कि ये फेयर न केवल प्रतिभा और समावेशिता का जश्न मनाता है, बल्कि सामाजिक धारणा में एक बड़े बदलाव को भी दर्शाता है। दिव्यांगता को एक सीमा के रूप में देखने से लेकर क्षमता, योगदान और उद्यमिता को मान्यता देने तक ये मनाया गया। तो किसने उद्घाटन किया? कहाँ उद्घाटन हुआ? उद्घाटन किया सीएम ने, कहाँ के? प्रमोद सावंत ने, जो गोवा के सीएम है। और क्या नाम है इसका? ये गोवा में हुआ। पर्पल फेस्टिवल है, किसके लिए, किससे संबंधित है? विकलांगों के क्या सामाजिक प्रतिभा और क्षमता को प्रदर्शित करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग ने भारत के कर परिवर्तन की दिशा पर जारी कर नीति कारपत्र श्रृंखला का दूसरा दस्तावेज किस शीर्षक में प्रकाशित किया? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि नीति आयोग ने भारत के कर परिवर्तन की दिशा पर जारी किया क्या? कर नीति कारपत्र श्रृंखला का दूसरा दस्तावेज प्रकाशित किया है। जो प्रकाशित किया है उसमें टाइटल क्या है ये पूछा जा रहा है। तो टाइटल क्या है उसका? डिक्रिमिनलाइजेशन एंड ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, ये इसका टाइटल है, शीर्षक है ये। साक्ष्य आधारित कर सुधारों को आगे बढ़ाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए नीति आयोग ने भारत के कर परिवर्तन की दिशा पर कर नीति कारपत्र श्रृंखला का दूसरा संस्करण या दूसरा दस्तावेज जारी किया है, जिसका शीर्षक क्या है? टुवार्ड्स इंडिया टैक्स ट्रांसफॉर्मेशन, डिक्रिमिनलाइजेशन एंड ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। और ये पहले जारी किए गए श्रृंखला के पहले पत्र। पहला पत्र क्या था? भारत के विदेशी निवेशकों के लिए स्थायी प्रतिष्ठान और लाभ आवंटन में सुनिश्चितता, पारदर्शिता और एक रूपता को बढ़ावा देने के बाद आया है। तो पहला जो आया था दस्तावेज वो क्या आया था? वो ये आया था, भारत में विदेशी निवेशकों से रिलेटेड। और दूसरा जो आया है वो आया टुवार्ड्स इंडिया टैक्स ट्रांसफॉर्मेशन, डिक्रिमिनलाइजेशन एंड ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। ये ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री BVR सुब्रमण्यम ने ये भी कहा कि कर सुधार अब सरलीकरण, आधुनिकीकरण और कर प्रशासन में विश्वास के एकीकरण द्वारा चिन्हित एक निर्णायक चरण में प्रवेश हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नशीली दवाओं से जुड़े अपराधों के खिलाफ अनुसंधान और प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन से? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। किसने? NCB ने किसके साथ मिलकर? एक विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय का नाम पूछा जा रहा है, उससे मिलकर एक MOU साइन किया है। क्या? एक समझौता ज्ञापन साइन किया है। किससे जुड़ा हुआ है? नशीली दवाओं से जुड़े अपराधों के खिलाफ। तो किससे मिलकर? कौन से विश्वविद्यालय? विश्वविद्यालय का नाम है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। भारत में मादक पदार्थों और साइबर सक्षम ड्रग अपराधों के विरुद्ध लड़ाई को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये समझौता नई दिल्ली में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? शैक्षणिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और क्षेत्रीय परिवर्तन को एकीकृत कर डिजिटल और साइबर माध्यमों से हो रहे नशीली दवाओं के व्यापार पर प्रभावी अंकुश लगाना है। हस्ताक्षर किसने किए? अनुराग गर्ग ने किए, जो महानिदेशक है NCB के, और प्रोफेसर बिमल N पटेल ने किए, जो कुलपति हैं RRU के। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ, अभी हुआ है अक्टूबर में। मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुसंधान, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से मादक पदार्थ नियंत्रण
और साइबर सक्षम अपराधों से निपटने के लिए ये एमओयू साइन किया गया। नेक्स्ट क्या है, भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स, ये ध्यान रखिएगा, पहली है भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स का ताज किसने जीता है, तो किसने जीता है, शेरी सिंह ने जीता है। ये पहली मिसेज यूनिवर्स बन गई है, भारत की पहली। देश के लिए गौरव का क्षण तो है ही, क्यों, क्योंकि उन्होंने वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। सौंदर्य प्रतियोगिता होती है मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज ये मनीला में हुआ था, फिलीपींस में, और किसको मिला है, शेरी सिंह को मिला है। दुनिया भर में आई 120 प्रतिभाशाली महिलाओं में 120 महिलाओं में से उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शेरी ने भारत के लिए पहला मिसेज यूनिवर्स खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। ये जीत केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारतीय नारी दृढ़ता और गरिमा का वैश्विक उत्सव है। मिस यूनिवर्स का जो संस्करण था वो कौन सा था, मिसेज यूनिवर्स का, मिस यूनिवर्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, मिसेज यूनिवर्स का 48वां संस्करण था। कहाँ हुआ, मनीला में हुआ, फिलीपींस में, और ओकाड़ा स्थल पर आयोजित हुआ था, जहां आत्मविश्वास, शालीनता, बुद्धिमत्ता का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस संस्थान में स्टेम सेल अनुसंधान केंद्र CSCR द्वारा आयोजित 10वीं वार्षिक कोशिका एवं जीन थेरेपी संगोष्ठी का उद्घाटन किया, तो कहां पर किया, ये वेल्लोर में किया, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में इन्होंने उद्घाटन किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेल्लोर में स्टेम सेल अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित 10वें वार्षिक कोशिका एवं जीन थेरेपी संगोष्ठी का उद्घाटन किया, जिसे भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग का समर्थन प्राप्त है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSCR CMC वेल्लोर की ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की, जिसने हाल ही में हीमोफीलिया ए के लिए भारत का पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण पूरा किया है। ये ध्यान रखिएगा, हीमोफीलिया ए के लिए भारत का पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किसने पूरा किया है, CSCR CMC वेल्लोर ने ऐसा किया है, CMC वेल्लोर ने। CMC वेल्लोर क्या हो जाएगा, ये जो संस्थान है इसका नाम है CMC वेल्लोर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट देख लेते हैं, सितंबर 2025 के लिए केंद्रीय मंत्रालयों विभागों के प्रदर्शन पर 41वीं मासिक रिपोर्ट किस विभाग ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के तहत जारी की है। पूछा क्या जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रालय और विभागों के प्रदर्शन पर 41वीं मासिक रिपोर्ट जो जारी की गई है केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के तहत, वो किसने जारी की है, तो जब ये लोक शिकायत से रिलेटेड है तो कौन, लोक शिकायत विभाग ही करेगा। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने जारी की है। तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने सितंबर 2025 के लिए केंद्रीय मंत्रालयों विभागों, ये ध्यान रखिए कि कौन सी रिपोर्ट है, मंत्रालयों और विभागों की है, डिपार्टमेंट वगैरह की है, प्रदर्शन के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पर 41वीं मासिक रिपोर्ट जारी की। अब इस रिपोर्ट में क्या हुआ है, सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने कुल 1,66,071 शिकायतों का निवारण किया है। इतनी शिकायतें सॉल्व हुई हैं। केंद्रीय सचिवालय में लगातार 39वें महीने में भी 1 लाख लोक शिकायतों का निपटारा किया गया। और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, डाक विभाग और राजस्व विभाग ने सितंबर 2025 के लिए जारी शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक रैंकिंग में ग्रुप ए श्रेणी में शीर्ष पर रहे। कौन कौन शीर्ष पर रहे, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, डाक विभाग, राजस्व विभाग, ये इसमें जो रैंकिंग जारी की गई शिकायत वाली की जारी शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक, इसमें ये ग्रुप ए में ये पहली श्रेणी पर है। और ग्रुप बी में कौन रहा, तो ग्रुप बी में संसदीय कार्य मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और नीति आयोग, ये जो तीनों है वो किसमें रहे, ग्रुप बी की श्रेणी में शीर्ष पर रहे, नंबर 1 पर रहे। तो ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए ग्रुप ए में, तो ग्रुप ए में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, डाक विभाग और राजस्व विभाग, और बी में संसदीय कार्य मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और नीति आयोग। नेक्स्ट क्या है, सितंबर 2025 के लिए, अब यहाँ पर क्या है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की है। पहले मंत्रालयों और विभागों की पूछी जा रही थी, और अब किसकी पूछी जा रही है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन पर केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की 38वीं रिपोर्ट है। ये किस विभाग ने जारी की, तो कौन सा विभाग जारी करेगा, प्रशासनिक सुधार और लोक सेवा शिकायत विभाग,
इसमें क्या किया है कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने सितंबर 2025 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की 38वीं मासिक रिपोर्ट जारी की। उक्त रिपोर्ट में लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों और राज्य केंद्रीय शासित प्रदेशों द्वारा निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान किया गया है। जैसे सितंबर 2025 में शिकायतों के मासिक निपटान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो अगस्त 2025 में 62,216 थी। अभी जो निपटाई गई है वो कितनी हो गई है? सितंबर में 82,790 हो गई है। अगस्त में इतनी निपटाई गई थी और सितंबर में इतनी निपटाई गई है। सितंबर 2025 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पोर्टल पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लंबित शिकायतों की संख्या 1,74,587 थी। लंबित थी मतलब पेंडिंग चल रहे थे। और 30 सितंबर 2025 तक 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,000 से अधिक लंबित शिकायतें हैं। मतलब अगर देखा जाए तो 30 सितंबर तक अभी कितनी है लंबित? केवल 1,000 है। और थी कितनी? 1,74,587 लंबित शिकायतों की संख्या थी। कब? लोक शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली पोर्टल पर राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में लंबित शिकायतों की संख्या कितनी थी? 1,74,587 थी। अब 30 सितंबर तक 22 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की मिलकर कितनी हो गई है? 1,000 सिर्फ पेंडिंग चल रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत से बेलेम तक दिल्ली घोषणा पत्र किस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के लिए विकासशील देशों के शहरी क्षेत्रों की आवाज को दर्शाते हुए एजेंडा प्रदान करता है? पूछा क्या जा रहा है कि भारत से बेलेम तक दिल्ली घोषणा पत्र, ये एक घोषणा पत्र हुआ है, तो ये किस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के लिए विकासशील देशों के शहरी क्षेत्रों की आवाज को दर्शाते हुए एजेंडा प्रदान करता है? तो कौन सा इंटरनेशनल एक सम्मेलन होने वाला है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा? COP30। तो जलवायु परिवर्तन पर आगामी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP30 के लिए एजेंडा प्रदान करते हुए 8 और 9 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित पहला एराइज सिटीज फोरम 2025 का दिल्ली घोषणा पत्र वैश्विक जलवायु लक्ष्यों पर स्थानीय कार्रवाई करने संबंधी प्रमुख परिणाम बनकर उभरा है। और ये घोषणा पत्र मजबूत बहुस्तरीय सहयोग और त्वरित शहरी जलवायु कार्रवाई में के साझा आह्वान द्वारा विभिन्न विकासशील देशों की आवाज बुलंद करता है। और इस फोरम की सह मेजबानी ICLEI दक्षिण एशिया और राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान NIUA ने की है। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ICLEI स्थानीय सरकारों की समन्वयता के लिए काम करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सी राज्य सरकार ने ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने की तैयारी में है? तो कौन सी है? उड़ीसा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ये डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की जाएगी। नाम क्या है? ज्ञान यज्ञ मंडप। तो हाल ही में उड़ीसा सरकार पुरी में ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? श्री जगन्नाथ मंदिर की समृद्ध सांस्कृतिक धार्मिक विरासत को डिजिटल रूप से संरक्षित करना है और इसके माध्यम से मंदिर के दुर्लभ अभिलेख, पांडुलिपियां और ऐतिहासिक दस्तावेज दुनिया भर के श्रद्धालुओं, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए सुलभ किए जाएंगे, जो इस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर को समझने और अध्ययन करने में सक्षम होंगे। तो ये जितने भी पांडुलिपि वगैरह प्रकाशित किए जाएंगे, तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उस पर अध्ययन करना चाहेंगे, बाकी कुछ देखना चाहेंगे तो वो देख सकते हैं, श्रद्धालु भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में खालिद एल एनानी को 2025-29 मतलब 2025 से 29 तक के लिए यूनेस्को का नया निदेशक जनरल चुना गया है। वो किस देश के नागरिक हैं? कौन? खालिद एल एनानी। तो वो कहाँ के हैं? मिस्र के हैं। वो मिस्र के पुरातत्वविद और पूर्व पर्यटन एवं पुरातत्व मंत्री खालिद अल एनानी को 2025 से 2029 तक की अवधि के लिए यूनेस्को का नया निदेशक जनरल चुना गया है। वो संयुक्त राष्ट्र की इस सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संस्था के नेतृत्व में आने वाले पहले अरब से होंगे, मतलब पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो अरब से होंगे और यूनेस्को के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अल एनानी ने 6 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में मतदान में शानदार जीत हासिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वाइपिंग और चार्जिंग स्टेशन, पहला है, ये ध्यान रखिएगा, वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वाइपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? सोनीपत हरियाणा में किया गया है। क्या हो सकेगा? वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक हैं, इनकी बैटरी का स्वाइपिंग हो सकेगी, चार्जिंग स्टेशन होगा ये, तो इसका उद्घाटन सोनीपत हरियाणा में किया गया है। किसने किया है? नितिन गडकरी ने किया है, जो है हमारे केंद्रीय मंत्री। 7 अक्टूबर को हरियाणा के सोनीपत जिले में पांची गुजरान गांव में स्थित दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड
में भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। ये पहल देश में इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरण हितैषी परिवहन समाधान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको इससे अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी और ऐसी ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।